आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है सुमित की। सुमित जो कि एक जॉब करने वाला नौजवान लड़का था। एक रात जब वो अपने किसी कज़न के फंक्शन को अटेंड करके लौट रहा था, तब उससे एक गलती हो गई जिसने उसकी ज़िंदगी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक घटना की पूरी सच्चाई। मेरा नाम सुमित है। मेरे साथ ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी। मुझे आज भी उस खौफनाक मंजर का एक एक दृश्य बड़े अच्छे से याद है। उस वक्त नवंबर का महीना था। मेरे एक अच्छे दोस्त समीर के बड़े भाई की सगाई थी। इसी वजह से मुझे वो सगाई अटेंड करनी थी। मैं भी समय पर पहुंचा और उनकी हेल्प की और फंक्शन भी बड़े अच्छे से एंजॉय किया। रात के 2 बजे तक मैंने खाना वगैरह खा लिया था और अब बारी थी घर लौटने की। अब मुझे घर लौटना था। वैसे भी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आज ना जाऊं बल्कि वहीं पर रुक जाऊं, पर मैंने उसकी बात टाल दी और समझाते हुए कहा कि वो मुझे रुकने पर मजबूर ना करें। मैं देर रात 2 बजे के करीब उसके घर से निकला। उसके घर से मेरा घर लगभग 20 किलोमीटर दूर था। मैं अपनी बाइक पर बैठा और उसके बाद मैं सीधे अपने घर निकल गया। रास्ता पूरा सुनसान था। हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ था और रोशनी का तो नामो निशान नहीं था। मैं बड़े आराम से सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा था। मैं मस्तमौला अंदाज में बड़ी जल्दी ही अपने घर तक पहुंच गया था। अब कुछ ही दूरी का समय तय किए मैं अपने घर पहुंच जाता कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी मुझे एक सड़क की एक ओर खड़ा एक आदमी दिखा जो कि अपने मुंह पर रुमाल बांधे आइसक्रीम बेच रहा था। बिल्कुल उसी तरह जब कोई आइसक्रीम बेचता है तो अपने साथ कैरी फ्रिज लेकर चलता है। मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही थी और इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाकर पानी खरीद लेना चाहिए। इसी वजह से मैं उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर मैंने उससे पानी की बोतल मांगी। तभी उसने फ्रिज को हल्का सा खोला और उसमें से बोतल निकालकर मुझको दे दी। मैंने पानी पिया और उसके बाद मैंने अपने वॉलेट को निकालना चाहा, पर उसी वक्त मुझे उस आदमी ने रोक दिया और कहा, मेरे ग्राहक मुझे पैसा देकर खुश नहीं करते हैं। तभी मैंने कहा, आपको पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? तो उसने कहा, तुम्हारा खून। मुझे तो ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कहा, अरे अंकल, इतनी रात को आपको मजाक सूझ रहा है? चलो ये ड्रामा बंद करो और बताओ कितने पैसे हुए? मेरे इतना कहने की देरी ही थी कि उस आदमी ने एक धारदार सी गिलास उठाई और अपने हाथ की कलाई पर जोर से रगड़ लिया। उसका ऐसा करना मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगा। उसने तभी अपने चेहरे से वो रुमाल हटाया और फिर मैंने उसका रूप देखा तो उस वक्त मेरे होश गायब हो गए थे। उसका मुंह सड़ा हुआ था और उसकी आंखें एकदम छोटी थीं। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी एक आंख की ही पलकें झलक रही थीं। मैंने इतना भयानक दृश्य जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं ये सब देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं तुरंत ही बाइक से नीचे गिर पड़ा। मैं वहाँ से भागने के सिवाय क्या कर सकता था? मैंने वहाँ से भागना शुरू किया, पर वो आदमी वहीं पर अब तक खड़े होकर मुझे घूरे जा रहा था। मैं वहाँ से जितनी तेज भाग सकता था और भागते भागते अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने अपने पीछे देखा, पर मुझे अब वो आदमी कहीं नहीं दिखा। इसलिए मैं थोड़ी देर वहीं पर रुक गया, लेकिन तभी मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी। ये सुनकर डर एक बार फिर कायम हो गया। मैंने डरते हुए मुंडी उठाई। तब मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने वही आदमी खड़ा है। इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था और उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। उस वक्त मैंने तो जैसे अपना होश ही खो दिया था। वो आदमी अब मेरी तरफ बड़ी धीमी रफ्तार में बढ़ रहा था और इसके साथ ही मेरी धड़कनें भी काफ़ी तेज हो रही थी। मैं फिर से पीछे भागने लगा और भागते भागते मैं अपने मोटरसाइकिल के पास जाकर पहुंचा
और इसके बाद मैं बाइक लिए सीधा अपने घर तेज रफ्तार में निकला। मैं जैसे तैसे घर तक पहुंचने वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। तभी मैंने अपने मिरर में देखा तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरे पीछे वही डरावनी शक्ल वाला हैवान बैठा है और ये देखकर मेरी गाड़ी से बैलेंस बिगड़ गया। मैं गाड़ी को धीमे किए गाड़ी लिए ही नीचे गिर पड़ा। इससे मुझे थोड़ी चोटें भी आ गईं। इस बार जब मैंने डरते हुए ही अपने आसपास देखा तो पाया कि मेरे आसपास अब वो शख्स मौजूद नहीं है। मेरे पसीने छूट रहे थे और गाड़ी भी अब इस हालत में नहीं थी कि इसे और चलाया जा सके। मेरा घर अभी भी यहाँ से 700 से 800 मीटर दूर हो सकता था। मुझे जख्म भी था। मैं अब उस अजीब और भयानक शक्ल वाले शख्स को देख नहीं पा रहा था। इसी कारण मैं लंगड़ाते हुए पैदल ही वहां से आगे निकलता चला गया। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था कि कहीं वो शख्स मेरे पीछे तो नहीं है, पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। बस यही वजह थी कि मुझे थोड़ी राहत मिल रही थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचा और मैं अपने घर में अपने एक रूम पार्टनर के साथ रहता था। मेरा रूम पार्टनर पिछले 2 दिन से बाहर था और शायद कल शाम को वो आने वाला था। बदकिस्मती से मैं अकेला ही इस मुसीबत में फंस गया था। अब भी मुझे अफसोस हो रहा था उस शख्स से पानी खरीदने को लेकर। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। मैंने खुद को थोड़ा सुकून दिलाने के लिए मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। मैंने उसे सारी बात बता दी और जैसे ही मैंने उसे उस शख्स का हुलिया बताया तो वैसे ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। ये आवाज़ मुझे बाहर के दरवाजे से आ रही थी। पता नहीं कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा था। एक तो हमने छोटा सा फार्म हाउस रेंट पर लिया था, वो भी शहर से थोड़ा हटकर। अब भला इतनी रात गए कौन हो सकता था। मुझे तो बार बार उसी शख्स पर शक हो रहा था। मेरा डर अब और भी बढ़ गया था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या मैं दरवाज़ा खोलकर देखूं, तो उसने मुझे साफ मना करते हुए कहा, वो कोई हैवान होगा जो आज तेरे शिकार पर निकला है। इसी वजह से देर रात सफ़र करते समय किसी को टोका नहीं करते। वैसे भी जरा इतना तो सोच कि इतनी रात गुजरे कौन इस तरह तेरा दरवाज़ा खटखटा सकता है। मैंने उसकी बात मानी और फ़ोन रखकर मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया। वो आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही थी। डर से मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद आवाज़ें आनी बंद हो गईं। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे अब लगा कि शायद हो सकता है अब वो हैवान वहाँ से चला गया हो। आधे घंटे तक बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। यही वजह थी कि अब मेरी भी आंख लग गई। मैं भी सोफे पर लेटा लेटा ही सो गया। करीब 1 घंटे बीते और मैं उस वक्त शायद गहरी नींद में था कि तभी फिर से एक बार जोरों की खटखटाहट होने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे अंदर डर एक बार फिर से कायम हो गया। लेकिन तभी एक आवाज़ ने मेरे अंदर ऊर्जा पैदा कर दी। बाहर से मेरे रूममेट मितेश की आवाज़ थी। वो मुझे बाहर से मेरा नाम लेते हुए दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। मैंने सोचा हो सकता है शायद मितेश को जब मैंने सारी बातें बताई तो वो कहीं घबरा गया होगा, इसी कारण वो भागा चला आया। मैं भी दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, पर तभी एक झटके से मैं रुक गया। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर इतनी जल्दी मितेश कैसे आ सकता है, क्योंकि इस वक्त तो वो सूरत में है। कम से कम उसे यहाँ पर आने में 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन उस वक्त मेरा फ़ोन था और मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन किया। उसे 2-3 बार लगातार फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ काफ़ी भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो अभी अभी नींद से जागा हो। मैंने उससे पूछा कि वो इस समय कहाँ पर है, तो उसने कहा कि होटल में अपने काम के सिलसिले में जहाँ पर वो रुका था। इतना सुनकर अब तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फिर मैं दबे पांव पीछे हट गया और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया।
अब बाहर से मितेश की आवाज़ नहीं बल्कि किसी राक्षस की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो लगातार मुझे आवाज़ दे रहा था कि मैं दरवाज़ा खोल दूँ वरना मारा जाऊँगा। मुझे अपना एक गलत कदम कितना महंगा पड़ रहा था वो सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने बड़ी हिम्मत किए बिस्तर के पीछे छिप गया और अभी मैं एक कोने में छिपा ही था कि तभी मैंने खिड़की के बाहर 2 हाथों को हिलते देखा, जिसे देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की से घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। खुशकिस्मती से खिड़की बंद थी वरना मेरा तो मरना आज पक्का था। मेरा दोस्त मुझे फ़ोन पर कह रहा था कि मैं बेड के नीचे छुप जाऊं। फिर मैंने भी उसके फ़ोन को रखने के बाद बेड के नीचे छुप गया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से वो बाहर से पीट रहा था जैसे दरवाज़ा अगले ही पल टूट जाए। अब दरवाज़ा टूट जाता तो शायद मैं मौत की नींद सो जाता। मैं जैसे तैसे पूरी रात उसी तरह छुपा रहा और मेरी आँख सीधे अगली सुबह ही खुली। तभी मैं बेड से दबे पाँव निकला और इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फिर मेरा दोस्त भी 1 घंटे में पहुंचने ही वाला था। उसके आने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वाकई जो कुछ मेरे साथ घटा वो किसी का भी दिल दहला सकता है। मैं आज भी जब उस मंजर को याद करता हूँ तो खौफ से दहल उठता हूँ। मैं आज भी ये सोचकर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उस रात दरवाज़ा नहीं खोला और समय रहते मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दे दिया, वरना शायद आज यह कहानी बताने को मैं जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।